गुड डे फ्रेंड्स, दिस इज राहुल मुंशी और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी में। आज हम लोग अपने इस वीडियो में जेपीएससी का पेपर 3, जेपीएससी का मेंस का पेपर 1 और पेपर 2 हम लोग ऑलरेडी हमारे पहले के वीडियोस में कवर कर चुके हैं। जो पेपर 2 का इंग्लिश वाला पार्ट है उसको भी हम लोग आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। पेपर 2 का हिंदी पार्ट हमने देख लिया है। देखिए, आज हम लोग अपने इस वीडियो में जेपीएससी मेंस का जो पिछले साल जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका पेपर 3 हम लोग देखेंगे। पेपर 3 कौन सा पेपर है? पेपर 3 है सोशल साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, सामाजिक विज्ञान, इतिहास एवं भूगोल। ये दोनों का दोनों सब्जेक्ट इसी में पूछा जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इतिहास एवं भूगोल दोनों के दोनों सब्जेक्ट इसी में पूछे जाते हैं। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इसमें मेन हमारा, देखिए इस वीडियो के थ्रू अपने को ये तो पता चल ही जाता है कि क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं, साथ ही साथ अपने को ये पकड़ने की कोशिश करना है कि क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं, अपने को किस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करने का जरूरत है। बहुत आपको पूरा का पूरा बुक दे दिया जाता है। आप एक बुक, आप हिस्ट्री के लिए देख सकते हो कि आपको 8 से 10 बुक आपको अब मार्केट में अवेलेबल दिखेंगे। आपको ये जानना ज़्यादा जरूरी है कि आपको क्या नहीं कवर करना है। पढ़ने के लिए तो बहुत सारा चीज़ आपके पास में। ठीक है, देखिए यहां पर पूरा का पूरा मार्क्स आपको 200 दिया गया है, पूर्णांक 200 मार्क्स का दिए गए हैं। मतलब 100 मार्क्स आपका हिस्ट्री के लिए रहेगा और 100 मार्क्स आपका ज्योग्राफी के लिए रहेगा। 100 + 100, ठीक है, 200 मार्क्स ये हो गया। उसके बाद क्या है? उसके बाद आपको देखना है कि टोटल जो आपको टाइम दिए गए हैं, समय, वो 3 घंटे दिए गए। मतलब एक पेपर के लिए 1.5 आवर्स दिए गए, दूसरे पेपर के लिए 1.5 आवर्स दिए गए। मतलब एक पेपर आपको 1.5 घंटे में करना है, दूसरा पेपर आपको 1.5 घंटे में करना है। कभी भी जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको एग्जैक्ट उस पेपर को उसी टाइम से डिवाइड नहीं कीजिए। आप अपने हाथ में इस तरह से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए तो क्या कि आपके हाथ में कुछ समय रहे बाद में उसको रिवाइज करने के लिए। अभी सपोज कीजिए कि एक पेपर के लिए आपको 1.5 घंटा मिल रहा है। 1.5 घंटे का मतलब हो गया 60 + 30, 90 मिनट्स। 90 मिनट आपको मिल रहे हैं एक पेपर के लिए। आप घंटे के हिसाब से नहीं चलिए, मिनट के हिसाब से चलिए, हो सकता है आप सेकंड के हिसाब से चलिए। दूसरे के लिए भी आपको 90 मिनट्स मिल रहे हैं। इसका मतलब कि आपको एक पेपर जो कवर करना है वो 90 मिनट्स में, दूसरा भी आपको 90 मिनट्स में कवर करना है। तो अभी आप पूरा का पूरा 90 मिनट्स इसके लिए नहीं रखिए। आप 90 मिनट्स में से कोशिश कीजिए कि आप 15 मिनट साइड कर दीजिए। मतलब 75 मिनट्स + 15 मिनट्स। ये 75 मिनट्स में आप कोशिश कीजिए क्वेश्चन को अटेंड करने का। ये 15 मिनट्स को आप अपने हाथ में रख लीजिए। भी कुछ नहीं करना अभी इस 15 मिनट का। सेम टू सेम ज्योग्राफी के लिए भी यही कीजिए। मतलब 75 + 75। तो अभी आप 75 रख रहे हैं इसके लिए, + 75 रख रहे हैं उसके लिए। इसका मतलब कितना हो गया? आधा घंटा समय, मतलब 2.5 घंटा में आपका ये पेपर हो जा रहा है। अभी जो आधा घंटा समय आपके पास से बच रहा है उसको रखिए अपना रिवीजन के लिए। आपका कहां पर गलती हुआ वापस वहां पर जाइए, प्लस कुछ एक चीज़ों को ध्यान दीजिए। जैसे अगर किसी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, वहां पर अगर कुछ फिगर्स है, कुछ ऐसा डायग्राम आपको वहां पर दर्शाया गया है, तो कोशिश कीजिए उस डायग्राम को बहुत अच्छे से बनाने का। प्लस आप कुछ भी क्वेश्चन को जब आंसर कर रहे हैं ना, तो जहां पर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको अंडरलाइन जरूर कीजिए। जो भी मेन, आपको लगता है कि ये मेन इंपॉर्टेंट लाइन, इसको अंडरलाइन कर दीजिए। आपको लगता है ये मेन इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कर दीजिए। जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको अंडरलाइन जरूर कर दीजिए। और कोशिश कीजिए कि आंसर को पॉइंट वाइज बनाने का। वो निबंध की तरह पूरा पैराग्राफ लिख रहे हैं वैसा नहीं कीजिए, पॉइंट वाइज बना करके कीजिए, ताकि पॉइंट वहां पर आप जब भी कोई एग्जामिनर आपका क्वेश्चन पेपर को चेक करेगा ना, वो अगर पॉइंट वाइज दिखता है तो ज्यादा अच्छा से उसको पढ़ेंगे। प्लस उनको ये लगेगा कि आपको क्लैरिटी है इस क्वेश्चन के ऊपर में। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। ये दिशा निर्देश ये दिए गए हैं। जब भी क्वेश्चन शुरुआत आप कर रहे हैं उसके पहले दिशा निर्देश को जरूर ध्यान से पढ़िए। क्या है? द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर अनिवार्य है। ध्यान दीजिएगा, जो प्रश्न संख्या 1 है उसका उत्तर देना आपको अनिवार्य है, वो आपको करना ही करना, मैंडेटरी है ये। जिसमें 2 अंक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो 2-2 मार्क्स के पूछे गए, एक है 2 मार्क्स के। परीक्षार्थी 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में से किन्हीं 2 का उत्तर दें। आपको टोटल 4 दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछे गए हैं। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आपको टोटल 4 पूछे गए, उसमें से 2 का आपको आंसर करना है। यहां तक हमारा ये पॉइंट क्लियर हो गया। प्लस क्या हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर जब आप क्वेश्चन में आ रहे हैं तो यहां पर आपको हर क्वेश्चन का मार्क्स यहां पर इंडिकेट किया हुआ है। यहां पर आपको देख रहा है 10 × 2 20 मार्क्स। इसका मतलब कि टोटल 10 मार्क्स पूछे गए और ईच कैरी 2 मार्क्स, तो ये हो गया 20 मार्क्स। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ऑल आंसर ऑल क्वेश्चंस। ठीक है, और ये जो हमारा 1 नंबर है ये मैंडेटरी क्वेश्चन में आता है। इसको आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना ही करना है, नहीं तो आप मार्क्स खो दोगे फिर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु डिफीटेड एंड एसिमिलेटेड द वज्जीज इनटू द एम्पायर ऑफ मगध। किसने मगध साम्राज्य में वज्जीज गणसंघ को हराकर आत्मसत्ता किया? आप देखिए ये क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका,
महापद्मनंदा, अजातशत्रु, ये मगध एम्पायर के पास से आपको आ रहा है। मतलब कि आपको एंशिएंट हिस्ट्री में आपको जाना है। देखिए, किसी को लगता है कि यार हम केवल मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर लेते हैं तो मेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचिएगा। आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों का तीनों हिस्ट्री आपको एक समान कवर करना है। और आप इन क्वेश्चंस को देख के समझ पा रहे हो यार कि अगर आप देखिए, अगर आप मेंस को फोकस करके चल रहे हो ना, तो आप ये भी मान के चलो कि आप ऑब्जेक्टिव को भी कवर कर रहे हो। ठीक है, तो आप केवल और केवल ऑब्जेक्टिव, केवल और केवल प्रीलिम्स को टारगेट लेके नहीं चलिए, मेंस को टारगेट कीजिए और साथ ही साथ आपका प्रीलिम्स भी कवर कीजिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा, ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री से पूछा गया है। ठीक है, अभी हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन हड़प्पा से रिलेटेड है। हड़प्पा वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। हड़प्पा, फिर वहीं पर हम लोग आ गए। मतलब कि देखिए, अभी हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता से अगर हम लोग शुरुआत करते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन, आप उसके बाद में अगर ये देख रहे हो, आप उसके थोड़ा सा और आगे आ रहे हो, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता आप सबसे पीछे चले गए हैं, एकदम एंशिएंट हिस्ट्री के पास में आप चले गए हैं। वहाँ से जब आप इधर आ रहे हो, मौर्य डायनेस्टी की तरफ आ रहे हो, उसके पहले अगर आप रह रहे हो तो वहाँ पर फिर आपको कुछ बुद्धिज़्म के बारे में आपको देखने को मिल रहा है। मतलब कि आपको एंशिएंट हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ना है, तभी जा करके आप ये हड़प्पन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। और उसके बाद धीरे धीरे देखेंगे हम लोग कैसे एंशिएंट के बाद में मेडिवल में आ रहे हैं, मेडिवल बाद हम लोग मॉडर्न में आ रहे हैं। ठीक है, तो हड़प्पा वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। अभी क्या है, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? मतलब अगर आप इन पॉइंट्स को अच्छे से कवर किए हो तब आप इसको आंसर कर पाओगे। और ये आपको प्रीलिम्स के लिए भी काम आ रहा है, मेंस के लिए भी काम आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आफ्टर द अटैक ऑफ मोहम्मद गजनी, हु अमंग द फॉलोइंग रिकंस्ट्रक्टेड द सोमनाथ टेम्पल? निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया? मतलब आप देखिए, मोहम्मद गजनी में अभी ये है, मतलब वो एंशिएंट हिस्ट्री में उसी में चल रहा है। अभी धीरे धीरे से ये शिफ्ट हो जाएगा मेडिवल हिस्ट्री में। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच मुगल एम्परर फॉलोड ऑटोमन सिस्टम ऑफ वॉर इन इंडिया? किस मुगल शासक ने ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया? मुगल शासक, आप देखिए हम लोग मुगल्स में आ चुके हैं, मुगल शासक में आ चुके हैं। इसका मतलब कि वो 1526 में जब बाबर मुगल लेकर के आए थे, उसके बाद मतलब अभी हम लोग मेडिवल में चल रहे हैं, अभी धीरे से फिर हम लोग मॉडर्न में शिफ्ट कर जाएंगे। तो आप ये समझने का कोशिश कीजिए कि आपको किन पॉइंट्स को ज़्यादा ध्यान देना है। आपके हिसाब से लगता है कि यार ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो आप अपने हिसाब से नहीं चलिए, क्वेश्चन को देखिए, उसको एनालाइज कीजिए, उसके हिसाब से अपना प्रिपरेशन कीजिए। समय हमारे पास बहुत कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट हुमायूंनामा? हु रोट हुमायूंनामा? तो हुमायूं भी आप देख रहे हैं कि वो मुगल सल्तनत में चल रहे हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर वगैरह वगैरह। तो इसी तरह से आपको ये सब भी कवर करना है। अगर आप मेंस को लेकर के पॉइंट्स को कवर किए हुए हैं तो ये पॉइंट आपको आ जाएगा, इजीली आपको पता चल जाएगा कि हुमायूंनामा किसने लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच ईयर द डच लैंडेड इन इंडिया? अभी इंडिया में डच आए थे, पोर्तुगीज आए थे, ब्रिटिश आए थे, तो ये उसमें से ये पूछा जा रहा है कि डच जो आए थे वो इंडिया में कब लैंड किए थे? मतलब अभी ये 1600 ईस्वी में एंटर कर चुका है हमारा क्वेश्चन। मतलब अब धीरे धीरे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में आ रहे हैं। तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी और इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन है, मित्र मेला वॉज लेटर रिनेम्ड एज? मित्र मेला, देखिए जिस टाइम पे इंडिया का इंडिपेंडेंस का सारा काम चलता था ना, अनुशीलन समिति, अनुभव भारत समिति, इस तरह के बहुत सारे समिति बनाए जाते थे, लोग आपस में डिस्कशन करते थे, कुछ डिसीजन लिए जाते थे। तो बाद में इनमें से किसी एक का नाम बदल करके मित्र मेला रख दिया गया, सॉरी मित्र मेला का नाम चेंज करके इनमें से किसी एक को रख दिया गया था। तो ये आपको बताना है। मतलब अगर आप इंडियन इंडिपेंडेंस, एक बिपिन चंद्रा की एक बुक आती है, उसको अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो ना, तो इस सारे के सारे क्वेश्चन जो टॉपिक्स हैं आपके दिमाग में एकदम घुस जाएंगे। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज पार्टी। अभी देखिए हम लोग स्वराज पार्टी के आसपास में आ गए, मतलब हम लोग 19 के 22 के आसपास में आ चुके हैं। वो जो चौरी चौरा का मूवमेंट हुआ था नॉन कॉपरेशन के बाद में, इसका मतलब अब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में इंटर कर चुके हैं। तो अभी आपको ये पता चल रहा है कि किस तरह से धीरे धीरे शिफ्ट करते हुए हम लोग एंशिएंट से मेडिवल, मेडिवल से मॉडर्न में आए हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री भी आपको इक्वली इंपॉर्टेंस दे करके उसको अच्छे से कवर करना है। अभी हम लोग आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, बंगम मांझी वॉज द लीडर ऑफ? जो बंगम मांझी है वो नेता था, कहाँ का वो नेता था? ठीक है, तो अभी देखिए ये बंगम मांझी का ये जो क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया है, ये आप देख पा रहे हो कि ये हरि बाबा मूवमेंट, सत्याधर्म, साफराहोर, सरदार मूवमेंट, मतलब ये झारखंड से रिलेटेड आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप जेपीएससी कर रहे हो तो आप कोशिश कीजिए कि झारखंड का जो भी हिस्ट्री है, अगर आप ज्योग्राफी में आ रहे हो तो झारखंड का जो भी ज्योग्राफी है उसको बहुत अच्छे से कवर कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से ही पूछे जा सकते हैं। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन हमने देखा, ये झारखंड से रिलेटेड था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, जिसका 10th क्वेश्चन है ये। ताना भगत मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किया, किसने स्टार्ट किया था? तो अगर आप ये ताना भगत मूवमेंट पढ़ रहे हैं, देखिए बहुत सारे मूवमेंट हुए हैं झारखंड में, ताना भगत मूवमेंट हुए हैं। उसके बाद में अगर आप आंदोलन देखोगे तो बिरसा आंदोलन है, उलगुलान। तो इस तरह से हर एक चीज़ को जो आंदोलन हुए हैं ना, वो उसको आप बहुत अच्छे से कवर कीजिए। क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो ये अभी तक हमने 10 क्वेश्चन देखा हिस्ट्री के, और ये हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स का, ये मैंडेटरी क्वेश्चन था, मतलब 20 मार्क्स हमारा कवर हो चुका है। अब जो बच गया रिमेनिंग का 80 मार्क्स, वो 80 मार्क्स में क्या है, आपसे 2 बड़े बड़े क्वेश्चंस, आपसे एक्चुअली टोटल 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उन 4 क्वेश्चंस में से, जैसे ये आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा दिख रहा है, तीसरा दिख रहा है, चौथा दिख रहा है, 5वां दिख रहा है, इन 4 क्वेश्चंस में से आपको 2 का आंसर करना है। और हर क्वेश्चन का 40 मार्क्स होता है, मतलब 2 क्वेश्चन हो गए 80 मार्क्स, ऊपर हम लोग 20 मार्क्स 100 मार्क्स हिस्ट्री का कवर कर चुके हैं। अब जरा हम लोग इन चारों क्वेश्चंस को एक बार नजर दौड़ाते हैं कि क्वेश्चंस कहा क्या है। देखिए, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोला रूलर्स। ध्यान दीजिएगा, चोला रूलर्स मतलब कि जो हमारा सदर्न इंडिया है, दक्षिण भारत। आप जब हिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे ना, तो आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से चोला रूलर्स थे वहाँ पर, पांड्यास थे, पाल्लवास थे, और संगम लिटरेचर था जो इसका चेन्नई का, सदर्न इंडिया का। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छा से पढ़िए। आपको ये सभी चीज़ ना मेंस में बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको लग रहा है कि आप प्रीलिम्स का इससे आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आया है, तो मेंस में आपको ये हेल्प करेगा। तो इसी के लिए ये जो रूलर्स होते हैं ना, चोला रूलर्स, ये कौन कौन सा टेम्पल्स बनाए थे, कौन कौन सा स्कल्पचर्स बनाए थे, इनमें कौन कौन से ऐसे राजा थे, शासक थे जो बहुत प्रसिद्ध थे उस समय के, बहुत बहुत फेमस शासक थे, उन सभी का नाम बहुत अच्छे से दिमाग में फिट करके रख लीजिए। और ख़ास करके चोला रूलर्स जो होते थे, इनके बारे में, या विजयनगर साम्राज्य था, डायनेस्टी जो था, उनके बारे में बहुत अच्छे से एक पकड़ रखिए एग्जाम को अटेम्प्ट करने से पहले, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द पॉलिसी ऑफ टोकन करेंसी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए, जब भी कोई राजा महाराजा आते थे ना, कोई शासक आते थे पुराने ज़माने में, तो वो लोग अपने हिसाब से बहुत सारी चीज़ों में बदलाव लेकर के आते थे। तो कुछ एक राजा महाराजा ऐसे थे जो कि करेंसी, मुद्रा जो होती थी, वो अपने हिसाब से मुद्रा को स्टार्ट करते थे। कोई पेपर करेंसी के लिए ज़्यादा फोकस करते थे। पेपर करेंसी तो ज़्यादा उस समय चलता नहीं था, उस समय कॉइन्स चलते थे। वो कोई गोल्ड के कॉइन्स लेके आते थे। जिस समय आप देखोगे कि ना, कि गुप्ताज के टाइम पे वो गोल्ड कॉइन्स बहुत हुए थे उस टाइम पे, सिल्वर में कॉइन्स चलते थे। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे उस समय जो मुद्रा नीति थी, उसके बारे में आपको बताना है कि किस तरह की मुद्रा नीति थी। मतलब आपको बहुत अच्छे से पकड़ रखना है इन क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ इंडिया इन द लिबरेशन मूवमेंट ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन में भारत की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें। देखिए, 1971 में हम लोग आ गए हैं। 1971 में ये बांग्लादेश आज़ाद हो गया था पाकिस्तान से, क्योंकि बांग्लादेश भी पहले पाकिस्तान का हिस्सा था। जो बांग्लादेश है वो पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, क्योंकि वो इंडिया के ईस्ट साइड में है, और वो जो एक्चुअल जो पाकिस्तान है वो अभी वहीं पर है जहाँ पे पहले था। तो ये बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का भाग था, लेकिन 1971 में लिबरेशन वॉर हुआ था, जिस समय भारत बांग्लादेश को सपोर्ट किया था। जो शेख हसीना है, उनके जो फादर थे, वो लोग आज भी इस बात को मानते हैं कि इंडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा था बांग्लादेश की आज़ादी में। तो इसके लिए यहाँ पर ये आपको बताना पड़ रहा है, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का क्या रोल था। मतलब देखिए, अगर आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़े हुए ना, तभी आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। इसी के लिए कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पॉइंट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये इंपॉर्टेंट है, उसको कवर कर लीजिए। ये मत सोच के चलिए यार ये नहीं पूछ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। टू व्हाट एक्सटेंट बिरसा मूवमेंट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय सरदार मूवमेंट। देखिए, बिरसा मूवमेंट और सरदार मूवमेंट, इसमें आप जब पढ़ोगे ना बिरसा मूवमेंट, तो आपको पता चलेगा दोनों में एक लिंक था, वो उससे इन्फ्लुएंस हो गए थे। तो यहाँ पर आपको वही बताना है कि ये किस हद तक वो इन्फ्लुएंस था, बिरसा मूवमेंट और सरदार मूवमेंट, एंड डिस्कस द इफेक्ट ऑफ बिरसा मूवमेंट। और बिरसा मूवमेंट का क्या इफेक्ट हुआ था, बिरसा आंदोलन के प्रभावों की विवेचना करें। मतलब कि ये आपसे झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, प्लस झारखंड का वो क्वेश्चन पूछ रहा है जो कि आपको आना ही चाहिए इसका आंसर, क्योंकि बिरसा आंदोलन जो था वो बहुत बड़ी आंदोलन थी झारखंड के लिए। अगर आप जेपीएससी के लिए अटेंड कर रहे हैं तो इन सभी पॉइंट्स को बहुत अच्छे से आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने देखा टोटल 4 क्वेश्चन लॉन्ग टाइप में,
जिसमें से आपको 2 को कवर करना है और वन क्वेश्चन कैरी 40 मार्क्स। कभी भी ध्यान दीजिए, जब आप इस तरह का लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप पॉइंट वाइज आंसर्स बना करके लिखिए। वो वहाँ पे पैराग्राफ, बड़ा बड़ा पैराग्राफ निबंध का जैसा बना के कभी नहीं लिखिए, उसमें आपको मार्क्स कम मिलेंगे। पॉइंट वाइज बना कर लिखिए और मेन पॉइंट को अंडरलाइन जरूर कीजिए। ये हमने हिस्ट्री का क्वेश्चन देख लिया। अब हम लोग आते हैं ज्योग्राफी की तरफ। ज्योग्राफी का भी देखिए, जो निर्देश है वो सेम टू सेम है जो हम लोग वहां पर देखे थे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंपलसरी है और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। टोटल 10 क्वेश्चन है, मतलब 20 मार्क्स आपका हो गया, वो कंपलसरी है। उसके बाद आपको टोटल 4 क्वेश्चंस में से आपको 2 का आंसर करना है और एक क्वेश्चन का मार्क्स 40 मार्क्स है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं नीचे। पहला क्वेश्चन क्या है? हु फर्स्ट एस्टैब्लिश दैट ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व राउंड द सिस्टम? किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? देखिए, अगर आप केपलर्स लॉ पढ़ चुके हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। मतलब बहुत इजी टाइप का ये क्वेश्चन है। तो अभी आप देख रहे हो कि मतलब क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा रहे हैं वो आपके कुछ हद तक जनरल नॉलेज से आपके रिलेटेड आ रहे हैं। आप ये नहीं बोल सकते हो कि आपको ज्योग्राफी के लिए बहुत इन डेप्थ नॉलेज चाहिए इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, ठीक है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ह्यूमिडिटी इज द रिजल्ट ऑफ। आर्द्रता जो होती है, आर्द्रता परिणाम है, मतलब ह्यूमिडिटी किस चीज से होती है ये आपको बताना है। अगर आपको पता है कि भाई ट्रांसपिरेशन कैसे होता है, कि पेड़ जो पानी को सॉइल से लेता है, फिर वो हवा में जाता है, फिर वो वापस आता है, वो कैसे होता है, तो आप इस क्वेश्चन को ना मतलब बिना बहुत ज़्यादा दिमाग लगाए हुए आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। मतलब कि आपको जनरल अवेयरनेस पर भी फोकस करना है इन सभी क्वेश्चंस के लिए। बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज होने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म्स इज फाउंड इन कास्ट रीजन? निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृत कास्ट प्रदेश में पाई जाती है? यहां पर आपको थोड़ा सा नॉलेज रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो कास्ट रीजन क्या है, उसके बाद में ये पूछ रहा है कि कौन सा लैंडफॉर्म वहां पाया जाता है। तो अगर आप इसका क्वेश्चन जान रहे हैं तो अभी आप इसको अच्छे से अटेंड कर सकते हो। इसी के लिए ज्योग्राफी को अच्छे से कवर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं डी में क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन इंडिया इज फाउंड इन। इंडिया में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, इंडिया में बहुत तरह के फॉरेस्ट होते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट होते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं, ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट होते हैं, ड्राई फॉरेस्ट होते हैं। आप जब कभी जाओगे ना, आप सपोज कीजिए कि ये प्लैनेट हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर में एक लाइन रहता है, ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे में होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो इक्वेटर से लेकर के जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रहता है ना, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। और इक्वेटर से लेकर के जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन रहता है, ये भी होता है इक्वेटोरियल रीजन, सॉरी ट्रॉपिकल रीजन। इसके ऊपर जब आप जाएंगे तो वो रीजन आपका चेंज होता है, टेम्परेट रीजन बन जाता है, यहाँ पर इक्वेटोरियल रीजन बन जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इंडिया इज फाउंड इन। तो इंडिया जाहिर से बात है यहाँ पर आपको मिलता है। देखिए जो ये है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो हमारे झारखंड से होते हुए क्रॉस करता है। तो ये यहाँ पर पूछ रहा है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो अगर आप इन सभी रेन फॉरेस्ट के बारे में या ट्रॉपिक या रीजन्स के बारे में, कौन सा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, कौन सा डेसिडियस फॉरेस्ट है, इनके बारे में अच्छा से पढ़ाई किए हैं, तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेंड कर पाओगे। क्योंकि आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे ना, वो आपको लगभग मिलते जुलते ऑप्शंस मिलेंगे, आप कंफ्यूज कर जाएंगे। इसी के लिए किसी भी पॉइंट का बहुत अच्छे से ग्रिप रखिए, तब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इंडिया हैज द लार्जेस्ट डिपॉजिट इन द वर्ल्ड? निम्नलिखित खनिजों में से भारत किस खनिज का विश्व में सर्वाधिक भंडार है? इंडिया के बहुत सारे भाग में, चाहे आप छोटा नागपुर प्लेट्यू में आइए, चाहे आप धारवाड़ रीजन में जाइए, चाहे आप विंध्या रीजन में जाइए, आप किसी भी रीजन में जाएंगे ना, आपको लगभग हर जगह आपको मिनरल्स भरे पड़े मिलेंगे इंडिया में। आप मैंने जब आपको अभी भी कहा, जैसे आप झारखंड में आइए, आप उड़ीसा में जाइए, आप कर्नाटका में जाइए, आप एमपी के साइड जाइए, आप छत्तीसगढ़ में जाइए, आपको मिनरल्स भरे पड़े मिलेंगे। मतलब इंडिया उसका सही से उपयोग नहीं कर पा रहा है, भारत सरकार उसका सही से उपयोग नहीं कर पा रहा है, खनिज भरे पड़े हैं। तो यहाँ पर यह पूछ रहा है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट डिपॉजिट इन द वर्ल्ड। इनमें से किस में इंडिया में सबसे ज़्यादा डिपॉजिट मिलते हैं? तो इसमें अगर आपको अच्छा ग्रिप है तो आप इस क्वेश्चन को इजिली अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। लेटराइट प्रोडक्शन इन इंडिया इज हाईएस्ट इन। अभी लेटराइट प्रोडक्शन इन इंडिया इज हाईएस्ट इन। भारत में लेटराइट मृदा का सर्वाधिक जमाव किस राज्य में होता है? तो अगर आपको राज्य के बारे में अच्छी से पकड़ है कि भाई जम्मू एंड कश्मीर में किस टाइप का रीजन, किस टाइप का सॉइल आपको मिलता है, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। आंध्र प्रदेश में कहाँ पर आपको ब्लैक सॉइल ज़्यादा मिलता है, कहाँ पर आपको रेड सॉइल ज़्यादा मिलता है। झारखंड में अगर आप आ रहे हैं तो आपको रेड सॉइल थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। राजस्थान के साइड में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ब्लैक टाइप का सॉइल ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो लेटराइट प्रोडक्शन जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंडिया में कहाँ पर है? मतलब कि आपको सॉइल्स के बारे में बहुत अच्छा कमांड रखना पड़ेगा इस टाइप का क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। विच सेंसस इन इंडिया इज नोन एज बिग डिवाइड और डेमोग्राफिक डिवाइड इन इंडिया? अगर आप जो टोटल अभी इंडिया में जो सेंसस होते हैं
जो लास्ट सेंसस हुआ था 2011 में, 2021 का भी ये सेंसस हो नहीं पाया, तो 2011 में ये हर 10 वर्ष में, हर एक दशक में एक सेंसस होता है। तो अगर इन सभी के बारे में अगर आपको आइडिया है तो आपको ये पता होगा कि बिग डिवाइड किस सेंसस को कहा गया है, क्या वो 1931 है या क्या वो 1921 है। तो इसमें अगर आपको अच्छा से अटेंड करना है तो इन सभी पॉइंट्स को आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा। तो सेंसस के बारे में भी आप अच्छे से एक पकड़ रखिए, जरूरी नहीं है कि वो अगर आपका प्रीलिम्स में नहीं आया तो मेंस में भी नहीं आएगा, कहीं पर भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, टोडा ट्राइब मोस्टली रिसाइड्स इन, टोडा एक ट्राइब होता है, वो मोस्टली कहाँ रहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में देना होगा कि भाई कौन कौन से ऐसे ट्राइब्स है और वो जो फेमस ट्राइब्स है वो किस किस स्टेट्स में रहते हैं। ऐसा नहीं कि ट्राइब्स केवल झारखंड और छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलता है, आप असम में जाएंगे वहाँ भी ट्राइब्स देखने को मिलेगा, जम्मू कश्मीर में ट्राइब्स देखने को मिलेगा, राजस्थान में भी ट्राइब्स है, तमिलनाडु में, लगभग हर एक स्टेट या यूनियन टेरिटरीज में आपको ट्राइब्स देखने को मिलेंगे। आपको एक आइडिया रखना पड़ेगा कि जो फेमस ट्राइब्स है वो कहाँ पे बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द हाइएस्ट वाटरफॉल इन झारखंड इज, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है। अगर आप जोन्हा, हुंडरू, दसम या बूढ़ाघाट के बारे में अच्छा से पढ़ाई की है तो आपको आइडिया मिल जाता है कि हाईएस्ट वाटरफॉल झारखंड का कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ये हम लोग अभी झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन में आ गए ज्योग्राफी का, ठीक है। वेयर ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन झारखंड, फिर ये झारखंड का से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा ज्योग्राफी में, झारखंड में ब्लैक सॉइल कहाँ पाए जाते हैं। तो अभी देखिए ब्लैक सॉइल मतलब क्या होता है कि जहाँ पर आप जब उस पर पैर रखोगे ना तो वो आपको थोड़ा सा गलगल जैसा आपको वो लगेगा, मिट्टी थोड़ी काली सी वहाँ पर होती है। तो कुछ एक मिनरल्स ऐसे होते हैं जहाँ पर वो ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसके कारण वो उसको ब्लैक सॉइल कहा जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ब्लैक सॉइल कहाँ पाया जाता है, प्लस ब्लैक सॉइल होने से कौन सी उपज ज़्यादा होती है और कौन सी उपज कम होती है, और कौन सा ऐसा मिनरल होता है, क्या फॉस्फोरस होता है या फिर क्या ऐसा मिनरल होता है जो वहाँ पर ज़्यादा होता है जिसके कारण उसको ब्लैक कलर हो जाता है और उसका नाम ब्लैक सॉइल पड़ जाता है। इन सभी चीज़ों के बारे में एक अच्छा सा आपको कमांड रखना पड़ेगा। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो 10 क्वेश्चन था, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, 20 मार्क्स हमारा कवर हो चुका है। अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसमें आपको 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन 4 क्वेश्चंस में से आपको 2 को अटेम्प्ट करना है, एक क्वेश्चन का 40 मार्क्स है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि इस क्वेश्चन को जब आप अटेम्प्ट कीजिए तो कोशिश कीजिए कि आप अपने आंसर को पॉइंट वाइज बनाने का, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कीजिए। और जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि यार ये पॉइंट जो मैंने अब लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो कृपया करके उसको अंडरलाइन कर दीजिए। अंडरलाइन कोशिश कीजिए कि अगर आप ब्लू कलर से आप क्वेश्चन आंसर को लिख रहे हैं तो ब्लैक कलर से अंडरलाइन कीजिए, ब्लैक कलर से अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो ब्लू कलर से अंडरलाइन कीजिए, ताकि जो एग्जामिनर है ना, जो आपको कॉपी को चेक कर रहा है, उसका नजर सीधा वहां पर पड़े जहां पर आपने वो बहुत अच्छा पॉइंट को लिखा है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है, डिस्कस हाउ सिस्मोलॉजी थ्रोज लाइट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का भूकंप विज्ञान किस प्रकार प्रकाश डालता है। देखिए यहाँ पर आपको सिस्मोलॉजी एक ऐसा स्टडी होता है जहाँ पर जब भूकंप आता है उसके बारे में पढ़ा जाता है। रिक्टर स्केल पर हम लोग देखते हैं ना कि भूकंप 4.3 आया है, 5 आया है, 5.6 आया है, तो इसके बारे में, इससे हमें अर्थ का इंटीरियर, जो अर्थ होता है ना, हमारा अर्थ जो होता है, ये अर्थ का जो इंटीरियर होता है, अर्थ कैसे बना रहता है, तो ये अर्थ टोटल आपके 3 भाग में डिवाइड रहता है। जैसे हम लोग ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है ये होता है क्रस्ट, उसके बीच का जो पार्ट होता है ये होता है मेंटल, और सबसे कोर पार्ट जो होता है ये होता है कोर, इसको कोर बोलते हैं। इसको हम लोग NiFe भी बोलते हैं, NiFe, Ni से हो गया निकल, Fe से हो गया आयरन, मतलब ये जो कोर पार्ट हो गया ये इसमें आयरन और निकल की मात्रा भरा पड़ा है, और उसके ऊपर यहाँ पर मेंटल आ गया, उसके ऊपर यहाँ पर। तो इन चीज़ों का कैसे पता चलता है, कौन है जो हमें बताता है कि ये हमारा अर्थ इस तरह से बना हुआ है। तो यही सब जो स्टडी होता है ना, सिस्मोलॉजी, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि भूकंप कैसे आते हैं, तो भूकंप आने का क्या कारण होता है, कैसे आता है, कौन से एस वेव्स होते हैं, कौन से पी वेव्स होते हैं, सेकेंडरी वेव या प्राइमरी वेव, इन सभी पॉइंट्स को अगर आप अच्छे से पढ़े हुए हो तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा अर्थ इंटीरियर में कैसा कैसा बना हुआ है, उसके बारे में आपको बताना है। तो जैसे मैं आपको पहले ही बताया कि आप कोशिश कीजिए कि हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से कवर कीजिए, नहीं तो कोई ना कोई आपका बहुत इंपॉर्टेंट आप बेसिक सा क्वेश्चन रहेगा, आपका छूट जाएगा, आप समझ नहीं पाओगे इसमें, ठीक है। हम लोग आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन रिसेंट टाइम शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया शिफ्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अभी देखा जा रहा है कि देखिए पहले क्या था ना, इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट था वहाँ पर आपको शुगर इंडस्ट्री ज़्यादा मिलते थे। अभी शुगर इंडस्ट्री ज़्यादा होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि भाई वहाँ पर आपको शुगर केन चाहिए, रॉ मटेरियल अगर आपको मिलेगा आपको इंडस्ट्री को, तभी आपको इंडस्ट्री वहाँ सर्वाइव कर पाएगा। तो यहाँ पर शुगर केन उसको ज़्यादा मिला करते थे, इसी के लिए शुगर इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा पाए जाते थे। धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ये नॉर्थ से साउथ की तरफ शिफ्ट कर जा रहा है सारा का सारा शुगर इंडस्ट्रीज। तो उसका तो सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि वहाँ पर उसको रॉ मटेरियल ज़्यादा मिल रहा है साउथ में,
उसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स हो सकता है क्या? तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार दूसरे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से रेडी कीजिए ताकि आप पॉइंट वाइज बना करके 1 2 3 4 इस तरह से करके आप सारे के सारे क्वेश्चंस का अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकाउंट फॉर द रैपिड अर्बनाइजेशन इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। 1947 के बाद में देखा जा रहा है, आप बहुत सारे राज्य में, यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स में देखोगे कि जो अर्बनाइजेशन होता है, जिसको नगरीकरण बोलते हैं, वो बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। मतलब कि लोग क्या हो रहे हैं कि वो गांव से निकल करके जाके अर्बन सिटीज़ में, अर्बन स्टेट्स में वहाँ पर रहना शुरू कर दिए, क्योंकि वहाँ पर उनको वो सुविधाएं मिल रही है, प्लस उनको वहाँ पर नौकरी का एक मौका मिल रहा है जो गाँव घर में नहीं मिल रहा है। तो इससे क्या है ना कि एक डिसबैलेंस हो जा रहा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उधर शहर की तरफ जा रहे हैं और गाँव जो है वो पीछे रह जा रहा है। तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत की तीव्र नगरीकरण का सकारण विवरण प्रस्तुत कीजिए। मतलब यहाँ पर आपको एक डिटेल एनालिसिस देना है कि भाई रैपिड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया क्या रहा है इंडिपेंडेंस के बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि आपको किस टाइप का क्वेश्चन को अच्छे से कवर करने का जरूरत है। किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आराम से पूरे के पूरे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। अगर आपके पास में सफिशिएंट पॉइंट है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, तभी स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट कर दिए, पता चला 15 मिनट के बाद आपको लग रहा है यार ये क्वेश्चन हमको नहीं करना चाहिए था, आपका 15 मिनट वेस्ट हो गया, प्लस ये 15 मिनट जो आप दूसरे क्वेश्चन को लगा सकते थे वो भी आपका खत्म कर दिया आपने। लास्ट क्वेश्चन क्या है इस पेपर का? एक्सप्लेन द रूरल सेटलमेंट टाइप्स ऑफ झारखंड। तो झारखंड में ग्रामीण अधिवास की प्रकारों की व्याख्या कीजिए। मतलब देखिए ये झारखंड से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ दिया है। यहां पर आपको रूरल सेटलमेंट आपको बताना है झारखंड का कौन सा टाइप होता है। अगर आप अच्छे से पढ़े हो रूरल सेटलमेंट क्या है, अर्बन सेटलमेंट कैसा होता है, कौन सा टाइप होता है, तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। नहीं तो इस टाइप का क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कीजिए, ठीक है। अगर हम पॉइंट को अच्छे से जान रहे हैं तभी इसको अटेम्प्ट कीजिए। तो ये भी हमने देखा कि जो जेपीएससी का पेपर 3 में टोटल 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक हिस्ट्री और एक ज्योग्राफी। उसका पैटर्न कौन सा था, कहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हमें किन चीज़ों को ज़्यादातर कोशिश करना है कि भाई हमें वहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है। तो हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि हमारा मेंस और साथ ही साथ हमारा प्रीलिम्स अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये पेपर 3 को देखा। अभी हम लोग हमारे आने वाले वीडियो में पेपर 4, 5, 6 को भी अच्छे से कवर करेंगे। कोशिश कीजिए कि एग्जाम के पहले आपका बहुत हद तक जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स है वो कवर हो जाए, ठीक है। अपने घर पे रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके। बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि इस तरह का कोई भी वीडियो मैं बनाऊं तो उसका टाइमली नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच।